जय हिंद। व्हाट्सएप पे आप मैसेज करते हो, उधर से मैसेज का रिप्लाई आता है घंटों बाद या मिनटों बाद, कितना समय के भी बाद आए, सारा काम धाम कर लेती है वो, तभी आपके पास में वो मैसेज का रिप्लाई भेजती है, ठीक है। और आप क्या करते हो, अपना सारा काम धाम छोड़ छाड़ करके उनके मैसेज का रिप्लाई करते हो। पता है बेवकूफ़ कौन है? आप अपने करियर को छोड़ छाड़ करके उनको मैसेज का रिप्लाई कर रहे हो, और वो हैं जो सारा काम धाम को कर करके आपके मैसेज का रिप्लाई करती है। जब लड़की को पूरी दुनियादारी की समझ और लड़की मैच्योर हो जाएगी ना, मैच्योर की हम बात कर रहे हैं, पंजा छाप अगर लड़की है तो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। लड़की अगर मैच्योर हो गई है तब यही लड़की आपको छोड़ करके निकल जाएगी, और आप उस टाइम आहे भरोगे, कहोगे यार हमको वो छोड़ दिया, हम उसको कितना प्यार करते थे, दिलो जान से मिली सेकंड में आंसर ये मैसेज का रिप्लाई देते थे। उसके नज़र में आप बेवकूफ़ पहले भी थे, लेकिन उनको पता नहीं था, ठीक है, कि ये क्या दुनियादारी होता है। जब दुनियादारी पता हो गया, समझ गई वो। तो समझदारी क्या है नहीं है आप में से तो है ही, कैसे जिंदगी को हैंडल करना है। सो चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया कि पर्यावरण का बहुलक उदाहरण, यानी पर्यावरण का बहुलक, जैसे में पर्यावरण के अनुसार में कहा जाए, जैसे में सब सभी के सभी क्या है, बहुलक है, और पर्यावरण के अनुसार बहुलक यानी पर्यावरण को क्षति ना पहुंचाए, यही वाला बात है ना। तो जो प्राकृतिक होगा, ठीक है, जो प्राकृतिक होगा तो क्या पर्यावरण को क्षति पहुंचाएगा? तो कहिए कि प्राकृतिक हो जाए पर्यावरण को क्षति तो नहीं पहुंचाएगा। और जो कृत्रिम तरीके से बनाया गया होगा बहुलक, जैसे में आप पीवीसी देखते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये क्या है? तो कहिए कि ये कृत्रिम तरीके से बनाया गया क्या है? तो कहिए कि ये भी बहुलक है, ठीक है। लेकिन अगर प्राकृतिक की अगर हम बात करते हैं तो प्राकृतिक तरीके से क्या बनाया गया है? सेल्यूलोज है, ठीक है, ये क्या है? तो सेल्यूलोज है। फिर अगर बात करते हैं तो प्रोटीन है, ये सब क्या है? तो प्राकृतिक बहुलक है। फिर उसके बाद में डीएनए है, ठीक है, ये सब क्या है? तो ये कि प्राकृतिक बहुलक है। फिर उसके बाद में अब वसा देखिए, ये सब क्या है? तो प्राकृतिक बहुलक है। तो ये सब प्राकृतिक बहुलक जो है, ये क्या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा? तो कहेगी ना भाई, पर्यावरण को तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब जैसे में पॉलीविनाइल क्लोराइड है, जैसे में आप पॉलीथीन की याद देखते हैं, पॉलीथीन है, ठीक है, ये पॉलीथीन है, ये भी बहुलक है। पॉलीथीन ये क्या है? ये भी बहुलक है। तो ये बहुलक है तो ये कृत्रिम तरीके से बनाया गया है, तो कहिए कि हाँ, तो ये क्या, ये पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएगा? तो कहिए कि तो नुकसान पहुंचेबे करेगा, ठीक है। तो यही चीज को यहाँ पे बताना है, ये हम पहले इतना समझाना था, समझ में आ गया ना क्वेश्चन। अब हम आंसर पर देख चलते हैं। नायलॉन की बात करते हैं, तो ये नायलॉन तो भैया ये कृत्रिम है ना, तो कृत्रिम तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा देगा। वेकेलाइट की अगर बात करते हैं तो ये भी तो कृत्रिम है, ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि प्राकृतिक होगा वही पर्यावरण के अनुकूल है, पर्यावरण के अनुकूल बोल रहा है को, तो जो कृत्रिम होगा वही ना होगा, सॉरी, जो प्राकृतिक होगा वही ना होगा। और टेरिलीन है तो ये भी क्या है? तो कहे कि ये भी कृत्रिम है। तो प्राकृतिक कौन है? तो सेल्यूलोज। समझ में आ गया? ये सेल्यूलोज आपका क्या है? तो कहे कि ये प्राकृतिक है। समझ गए? तो ये पर्यावरण के अनुकूल है कि नहीं? यानी हाँ, ये पर्यावरण के अनुकूल है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पे क्या बोला गया है कि परमाणु प्रतिक्रिया के दौरान जारी ऊर्जा को क्या कहा जाता है? अब जैसे में अभी मेरे पास में कोई एटम है, अभी इस एटम में क्या होता है? ये नाभिक है, इसमें क्या होता है? प्रोटॉन और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। और ये जैसे में आप ये वाला, जैसे में हम रिएक्शन एक बना देते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे में यूरेनियम 235 की अगर हम बात करते हैं, इसको मंद न्यूट्रॉन के साथ जब प्रहार किया जाता है इस पर, तब क्या बनता है? तब जैसे में क्या बनता है कि आपको बनता है बेरियम 141, ठीक है, और प्लस में क्रिप्टन, और उसके बाद में 56 और 92, और फिर उसके बाद में ये आपके पास में ये ऊर्जा आपको निकल जाते हैं। तो ये क्या है? देखिएगा, ये ऊर्जा निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है? तो कहिए कि नाभिक से निकल रहा है। तो इस तरह के ऊर्जा को क्या बोलेंगे? तो कहिए कि नाभिकीय ऊर्जा बोलेंगे। समझ में आया? भेजा में घुस रहा है कि नहीं? तो कहिए कि हाँ, ये भेजा में तो घुस रहा है, बहुत अच्छे तरीके से हमको समझ में आ भी रहा है। समझ गए? तो इस तरह की ऊर्जा को क्या बोलेंगे? तो नाभिकीय ऊर्जा। ये वाला जो हमने बनाया रिएक्शन, ये किसका है? तो कहिए कि नाभिकीय रिएक्टर का है, नाभिकीय रिएक्टर। और अच्छा, नाभिकीय रिएक्टर की अगर हम बात करते हैं तो नाभिकीय रिएक्टर में क्या होता है? अरे इतना सिंपल सी बात है, नहीं पता तो होना ही चाहिए, बट आपको होगा, बट हम एक बार फिर से तरोताजा कर देते हैं। जिसमें क्या होता है कि जैसे में क्या होता है कि एक भारी नाभिक होते हैं, ठीक है, ये भारी नाभिक होते हैं। एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिक में क्या हो जाते हैं? दो हल्के नाभिक में क्या होते हैं? टूट जाते हैं, ठीक है। दो हल्के नाभिक में क्या हो जाते हैं? तो कहिए कि टूट जाते हैं। तो देखिएगा, यही तो यहाँ पे करवाया गया है कि एक भारी नाभिक था यूरेनियम 235, और इसको न्यूट्रॉन का प्रहार किया गया तो दो गो हल्के नाभिक में टूट गया, एक बेरियम है, एक क्रिप्टन में टूट गया, और फिर उसके बाद में एनर्जी हमको निकल रहा है। समझ में आ गया? तो इससे कौन की ऊर्जा निकलती है? तो कि नाभिकीय ऊर्जा। ऐसी नाभिकीय ऊर्जा निकलती है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? न्यूक्लियर एनर्जी इसको आप बोल सकते हैं।
समझ गए। आगे क्या बोला गया है कि सौर सेल में प्रयोग किए जाने वाला प्रकाश को अवशोषित करने वाली सामग्री। काफी सिंपल क्वेश्चन है। अब ऐसा क्वेश्चन ना बनाइएगा तो कौन सा क्वेश्चन बनाइएगा। सौर सेल की बात करते हैं तो ये सौर सेल है। अब ये सौर सेल में जो लगा हुआ रहता है, ये जो एलिमेंट जो होता है वो कौन सा एलिमेंट होता है, तो क्या सिलिकॉन होता है। ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन है। ये क्या होता है, तो सिलिकॉन होता है। काफी आसान है, काफी हल्का क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे आ गया रेडियम। रेडियम की अगर बात करते हैं तो रेडियम का खोज किसने किया था, तो कहिए कि रेडियम का खोज किया था मैडम क्यूरी ने। किसने किया था, तो मैडम क्यूरी ने। रेडियम का खोज तो मैडम क्यूरी ने किया था, ठीक है। बाकी तो ये सब तो पता ही है। आगे क्या बोला गया है कि तकनीक जिसके द्वारा स्थापित किया गया है कि सूरज में मुख्यतः हाइड्रोजन होते हैं। अच्छा, जिसमें हम बताते हैं सूरज में सबसे पहले बताते हैं कि सूरज जो हमारा ये सन है तो उसमें क्या होता है, तो कहे कि नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है। नाभिकीय संलयन होता है। अब जब नाभिकीय संलयन होता है तो क्या उसका रिएक्शन आपको पता है, तो कहिए कि नहीं, हम तो बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं। देखिएगा नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि एगो क्या होता है कि दो गो हल्के नाभिक, एगो नहीं दो गो हल्के नाभिक, ठीक है। दो हल्के नाभिक जुड़कर, दो हल्के नाभिक क्या होते हैं कि जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करता है। नाभिक जुड़कर, ठीक है, दो हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। अब देखिएगा इस चीज को पहले पता है, कभी कभी ऐसा होगा ना कि जैसे मैं आजकल पढ़ाई, लड़की कैसे पढ़ाई कर रहे हैं हमको पता है। यूट्यूब पर जाएंगे, हेलो अनामिका कहाँ से हो तुम, यार मेरे पास नोट्स है, भेज दे क्या तुमको। अच्छा नंबर भेजो ना, भेज देते हैं। ये सब निठल्ली गिरी जो चल रहा है ना, काफी ज्यादा टाइम वेस्ट उनको होता है। भीड़ का सिर्फ हिस्सा बनकर रह जाएंगे और क्या होंगे। सिलेक्शन लेने वाले लड़के सीरियस तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो चार गो तरफ इधर से उधर खेलते नहीं है, यूट्यूब व्हाट्सअप फेसबुक ये सब नहीं खेलते। उनको पता है यार सिलेक्शन लेना है, निकलना है। उसके बाद में भीड़ का हिस्सा कितना दिन तक बन करके रहेंगे। एक तो वैकेंसी कम आता है और ऊपर से ये सब काम करेंगे, तो समझ रहे हैं। तो एक भारी नाभिक क्या होता है, एक दो हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक का क्या करते हैं, तो निर्माण करते हैं। अब देखिएगा इसका रिएक्शन बनाते हैं। अच्छे तरीके से पढ़िए, पढ़ना है तो पढ़िए अच्छा तरीका से, वरना चुपचाप भैंस चराइए, या तो जो काम करना है वो काम कीजिए, ठीक है। झूठ मूठ का नौटंकी बिल्कुल नहीं, माए बाप को धोखा नहीं। माए बाप कितना आशा से पढ़ाते हैं, सब काम छोड़ छाड़ के थोड़ा पढ़ाने में लगे हुए हैं। तू है कि एक तुरी एकदम व्हाट्सअप फेसबुक खेले में लगल है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे में अभी क्या हो गया, हाइड्रोजन ये हो गया, अब ये 1 3 हो गया, ठीक है। अब ये जब जुड़ेंगे तो हीलियम 2 4 हो जाएगा और फिर ये क्या हो जाएगा, और फिर इसके बाद में क्या होगा, ये इतना सारा एनर्जी निकलेगा। ये जो है ये वाला, ये क्या है, नाभिकीय संलयन है। तो सूर्य जो होते हैं यही संलयन के सिद्धांत पर काम करते हैं। किसके सिद्धांत पर, तो संलयन के सिद्धांत पर। तो अगर हम पूछा गया है, ये चीज था, लेकिन पूछा क्या गया है कि इसमें हाइड्रोजन होते हैं। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, ये भी हाइड्रोजन है, ठीक है। दोनों, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटियम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, प्रोटियम। और ये 1 2 जो इसको है, इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम। और इसको के जो ये वाला जो है, इसको क्या बोलते हैं, ट्राइटियम, ठीक है। ट्राइटियम, कोई दिक्कत तो कहेगी नहीं। सॉरी। तो देखिएगा यही बोला गया है कि देखिएगा इसमें काफी मात्रा में हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन ही टूट करके क्या बनते हैं, हीलियम बन रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं। अब समझना यही है कि इसको पता लगाया किसके, कैसे, कौन से विधि से, तो जो इसको पता लगाया गया था स्पेक्ट्रम विधि से, ठीक है। स्पेक्ट्रम विश्लेषण के द्वारा पता लगाया गया था कि ये जो है उसमें जो सन है हमारा, उसमें काफी मात्रा में क्या है, हाइड्रोजन है। जो हीलियम में क्या होता है, रिएक्शन के बाद परिवर्तित होता है। तो काफी मात्रा में क्या निकलता है, ऊर्जा निकलता है, ठीक है। समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में इतना क्वेश्चन हल्का क्या कीजिएगा, कभी कभी दे देता है, ठीक है। लड़कन को खुश करने के लिए यही सब लड़कन बना करके पूरा खुश रहता है। अरे हम 40 गो में 40 गो बना, 100 गो में से 40 गो तो बिना पढ़ले बना देते हैं। तो भैया तुम पढ़ोगे ना 1 साल, तैयो तो 40 का 41 को नहीं बनेगा, 40 पर आकर के लटक जाओगे, ठीक है। तो जानबूझ के दिया जाता है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सोडियम क्लोराइड, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसमें हाथ वगैरह टूट जाता है, ठीक है, बचपन में किसी का हाथ वगैरह टूटा होगा तो जो उजरका उजरका लगा नहीं रहता है, प्लस एकदम चढ़ा देता है, ठीक है, एकदम जाते हैं एकदम हाथवा गलवा में लगा करके हाथवा में टांग देता है, तो वही वाला बात किया जा रहा है, ठीक है। तो वो जो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, तो उसका सूत्र पूछा है, चलिए बताते हैं सूत्र उसका क्या होता है। वो उसका निर्माण किससे होता है, तो कहे कि जिप्सम से इसका क्या होता है, तो निर्माण होता है, ठीक है। जिप्सम से क्या होता है, इसका निर्माण होता है। अब देखिएगा जिप्सम के फार्मूला की अगर बात करते हैं तो CaSO4 इंटू 2H2, ठीक है, कोई दिक्कत, ये जिप्सम का हो गया। यही बोलेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है तो कुछ नहीं करना है, बस सिंपल से बात है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हाफ लगा दीजिए, CaSO4 इंटू हाफ H2, ठीक है। इसको जल से जब संयोजित करवाएंगे ना तो ये आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, तो इसको अभी यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड कहाँ दिख रहा है जी, खत्म कीजिए। कैल्शियम नाइट्रेट, यहाँ पे नाइट्रेट कहाँ दिख रहा है जी, कम, खत्म कीजिए। कैल्शियम तो है लेकिन नाइट्रेट नहीं है। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट दिखेगा, यहाँ पे हाइड्रेट है लेकिन हेमी हाइड्रेट है, यानी आधा है, तो यहाँ पे आप आधा कर लीजिए, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट होगा ऑप्शन, ये छूट गया है किसी तरह, छूट गया होगा, मिसप्रिंट है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए कहाँ गया भाई, चलिए यहाँ पे आ जाए भाई, यहाँ पे चलिए, कहाँ परेशान कर रहा है। यह क्या बोला गया है कि 3 तत्व हैं जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों, जैसे में खेत वगैरह तो काम तो करवे किए होंगे, तो हाँ करवे किए होंगे, तो जो तो सब तो पता है कि NPK इसका रेशियो की A क्या होता है, तो कि नाइट्रोजन होता है, ठीक है। उर्वरक में क्या, ये नाइट्रोजन होता है, ये आपका क्या हो गया, तो पोटेशियम हो गया, ये फास्फोरस हो गया, ये फास्फोरस हो गया, और ये आपका क्या हो गया, तो पोटेशियम हो गया, ठीक है। तो ये तीनों का अगर रेशियो की बात करते हैं तो 4:1:2 के अनुपात में, यानी NPK क्या किया जाता है, खेतों में उर्वरक के रूप में आपको डाला जाता है। तो कौन कौन सा NPK, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन सोडियम आ गया, काम खत्म कर दीजिए, नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस, नाइट्रोजन फास्फोरस सोडियम, इसको खत्म कर दिया, सोडियम जहां पे है। कैल्शियम कहां से आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, बोला क्या गया है ना कि भोपाल में जो गैस त्रासदी हुआ था, नहीं कब हुआ था, तो कहिए कि 3 दिसंबर को हुआ था, 3 दिसंबर को हुआ था, ठीक है। 3 दिसंबर कब, तो 1984 को हुआ था, ठीक है। इसमें क्या हो गया था कि मिथाइल आइसोसाइनाइड का क्या हो गया था, रिसाव हो गया था। मिथाइल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड का क्या हो गया था, रिसाव हो गया था। अब पता है मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हो गया था तो काफी संख्या में लोग मारे गए थे, ठीक है, क्योंकि किसी को पता नहीं चला था, 2-3 बजे रात कोई गैस रिसाव हो गया था, काफी संख्या में लोग मारे गए थे। कितना तो सुतल थे जो सुतले ही रह गए। तो एक कंपनी थी, कौन सी कंपनी, तो कहिए कि यूनियन कार्बाइड कंपनी थी। कौन सी कंपनी थी, ये यूनियन कार्बाइड कंपनी थी। अब ये यूनियन कार्बाइड कंपनी की अगर बात करते हैं तो ये कहाँ की कंपनी थी, तो USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कंपनी थी। तो दोनों चीज पूछा जाता है आपसे कि कौन सा गैस का रिसाव हुआ था, तो कहे मिथाइल आइसोसाइनाइड का, और ये कंपनी की अगर बात करते हैं तो यूनियन कार्बाइड कंपनी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्या बोला गया कि कार के बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है। का ये सब क्वेश्चन भी अब इतना करना देरी है, ये सब क्वेश्चन को अब देरी नहीं, एकदम 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 मिनटों भर में, मिनट नहीं, एकदम पहला मिली सेकंड में, कैसे रिप्लाई देते हैं मिली सेकंड में, उस तरह से उड़ाइए। देखिएगा हाइड्रोक्लोरिक, अरे तो अमाशय में रहता है ना, अमाशय यानी पेट में, ठीक है। जैसे मैं कुछ खा लीजिए एकदम पचा लेता है, नहीं वही ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वजह से कुछ नहीं होने देता है। अब देखिएगा क्योंकि ये अमर है, कुछ ले लीजिए ना पेटवा में, ये सब जाकर के गला देता है वहां पे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो काम खत्म हो गया। नाइट्रिक अम्ल तो होगा नहीं, साइट्रिक अम्ल तो नहीं, सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करते हैं तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो H2SO4 होता है, ठीक है। आगे क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग, पिछले के क्वेश्चन में यहाँ पे आकर के चिपका दिया है, तो आप चिपका दिया तो आप चिपका दीजिए, तो कौन सा, सिलिकॉन हो जाएगा, ठीक है। पिछले के क्वेश्चन में ला करके चिपका दिया है। आगे क्या बोला गया है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट, हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा है, यही सब क्वेश्चन में लड़कन बना करके पूरा खोज रहता है, ठीक है ना। GDN में यही सब पूछता है कि इसका कोची किया जाता है, इस हम क्वेश्चन से बना करके क्या कीजिएगा, कुछ कर पाइएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। बॉन्डिया लाइनवा की यही पट्टी रहिएगा, ठीक है। 2 साल का, 4 साल का बाद का, 500 साल के बाद। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है, तो किसका बना होता है, तो टंगस्टन का, समझ गए। चलिए
आगे क्या बोला गया कि गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है। अच्छा, गन पाउडर की अगर बात करते हैं तो देखिएगा गन पाउडर समझते हैं गन पाउडर क्या होता है। देखिएगा गन पाउडर की अगर हम बात करते हैं तो गन पाउडर 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 ठीक है, वो लगाए वाला जब मुंह में चपोत लेती है ना है वो लोग, वो वाला पाउडर की बात नहीं कर रहे हैं। ये वाला चपोत लेगी तो सब भयानक हो जाएगा। इसको आप बोलते हैं ब्लैक पाउडर ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं, ब्लैक पाउडर के नाम से भी जाना जाता है ठीक है। अरे इसी को तो बारूद बोलते हैं, बारूद कहते हैं। अब समझ में आ गया, समझ गए ब्लैक पाउडर क्या है। सो तो अगर बात करते हैं तो इसमें किसका किसका मिश्रण किया जाता है, तो एक तो रहता है चारकोल का ठीक है, एक क्या रहता है तो कहे कि सल्फर का रहता है, और एक क्या हो गया तो पोटेशियम नाइट्रेट ठीक है। तो देखते हैं कौन में ऑप्शन है। सोडियम देखिएगा पहला में सोडियम दे दिया गया, सोडियम है जी, लेकिन ना भैया इसको लपेटिए सबसे पहले। पोटेशियम मैग्नीशियम कहाँ से दे दिया जी, खत्म कीजिए। चारकोल सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट, यस ऑप्शन नंबर 3। भेजा में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है, घुसना भी चाहिए ठीक है। आगे क्या बोला गया कि हाल ही में आर्सेनिक औषधि ठीक है, औषधि का किसके उपचार के लिए मुक्त उपयोग किया जाता है। आप देखिएगा ये वाला तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि काफी ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। आर्सेनिक 74 का उपयोग किसके इलाज में किया जाता है, तो कहे कि अच्छा ही तो पढ़वे किए हैं। अगर बात करते हैं इसकी तो ये ट्यूमर के इलाज में किया जाता है, और ट्यूमर एक तरह के क्या है तो कहे कि एक तरह से कैंसर है, जो कहाँ पे होता है तो माथे में हो जाता है ट्यूमर वगैरह, शरीर की किसी भी अंग में हो जाता है ज्यादातर, जिसमें ब्रेन ट्यूमर होते हैं, ब्रेन ट्यूमर ज्यादा माथा, वो तो जानवे करते हैं कि माथा में हो जाता है जो। तो ट्यूमर एक तरह के क्या है कैंसर है, तो इसके इलाज के लिए आप क्या करते हैं तो आर्सेनिक 74 का उपयोग करते हैं ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखिएगा एड्स, एड्स किससे होता है ठीक है। जैसे में क्या होता है कि जो क्या होता है कि जैसे में उसको क्या बोलते हैं, जैसे में सुई वगैरह कोई ले लेता है, जैसे में सुई वगैरह, जैसे में इंजेक्शन वगैरह किसी दूसरे व्यक्ति को लगाया और वही वाला इंजेक्शन से किसी दूसरे व्यक्ति को चिपका दिया ठीक है, पैसा बचाने के फेर में, या ठीक है, या जिसको आप बोल सकते हैं कि अनसेफ में जो संबंध बनाते हैं ना उससे भी होता है ठीक है, जो अनसेफ में रह करके जो संबंध बनाते हैं उससे भी आपको एड्स वगैरह देखने को मिलता है ठीक है। टाइफाइड की अगर हम बात बताते हैं तो टाइफाइड किससे होता है, तो देखिएगा टाइफाइड को क्या बोलते हैं, तो देखिएगा टाइफाइड जो होता है ये आपको जीवाणु यानी बैक्टीरिया से हो जाता है ठीक है। अगर कॉलरा की बात करते हैं तो इसको हैजा भी बोला जाता है, तो ये भी किससे होता है तो ये भी जीवाणु से होता है। अगर इसमें जीव की अगर हम बात करते हैं एड्स, तो एड्स किससे होता है तो ये वायरस से होता है, क्योंकि ठीक है एड्स किससे होता है, एड्स वायरस से नहीं, एड्स एडेपोजोछोक हाँ वायरस से ठीक है, ये किससे होता है तो ये वायरस से होता है ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं अगला पे। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, अगला कि शुद्ध लोहा, सॉरी लोहा का शुद्ध रूप क्या है ठीक है। देखिएगा लोहा का शुद्ध रूप, जैसे में कई बच्चे कंफ्यूज करते हैं, किसमें कंफ्यूज करते हैं कि ये कंफ्यूज करते हैं किस किस में, तो ये कोयला वाला में और इसमें, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं कीजिएगा ठीक है। हम दोनों को एक तरफ लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो ठीक है। एक तरफ हमने क्या लिखा तो कोयला लिखा, और एक तरफ हमने क्या लिखा लोहा लिखा ठीक है। तो देखिएगा लोहा की अगर बात करते हैं तो कोयला के पहले की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा कोयला क्या होता है, तो पहले होता है एंथ्रासाइट कोयला ठीक है, एंथ्रासाइट कोयला ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा क्या होता है तो कहिए कि बिट्टूमिनस कोयला ठीक है, बिट्टूमिनस कोयला ठीक है। तीसरा की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा क्या होता है, ऐसे हो भाई, तीसरा कोयला की अगर बात करते हैं तो तीसरा कोयला कौन सा होता है तो कहिए कि लिग्नाइट कोयला होता है ठीक है। और चौथा की अगर बात करते हैं तो पिटवा कोयला होता है ठीक है। अगर हम देखिएगा इसमें क्या होता है, कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है ठीक है, एकदम 2 गो 3 गो मार दिया ठीक है। इसमें कार्बन की मात्रा इससे कम होती है तो इसको 2 गो रख रहे हैं ठीक है। इसमें कार्बन की मात्रा क्या होती है, इससे कम होती है, लगभग कितना आपको 30 से 60% के आसपास में इसमें मिलेगा ठीक है। यहाँ यहाँ 30 नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, इस तरफ में टार देते हैं ठीक है, ताकि हम आपको और भी क्लियर होते जाए। इस तरफ हम लिख देंगे ठीक है। चलिए पूरा लिखिए देते हैं। देखिएगा अगर हम बात करते हैं इसमें एंथ्रासाइड में कार्बन की मात्रा, तो इसमें लगभग 80 से लेकर के 95% तक आपको क्या मिलेगा तो कार्बन का मात्रा मिलेगा ठीक है। अगर हम बात करते हैं बिट्टूमिनस का,
तो बिटुमिनस में आपको 60 से लेकर 60 नहीं 70 से लेकर के आपको कितना तकला, तो 85-90% तकला आपको में क्या मिलेगा इसमें कार्बन। देखिएगा ये सब डेटा आपको एक्यूरेट रटना नहीं है, बस इतना जानिए कि इतना के आसपास में होता है। कोई किताब में कुछ हो देगा, कोई किताब में कुछ हो देगा, ओकरे लेके मत फरवल कर ले चलिएगा। जीडीए में यही सब पूछता है, तो इससे कोई फायदा है जी? ठीक है, जीडीपीडी के फेर में मत रहिएगा, ठीक है, उसमें बेकार चीज है। उसमें 5 साल पहले वैसे सिलेक्शन होता था, आजकल नहीं होता है वैसे सिलेक्शन। लिग्नेट की अगर बात करते हैं तो इसमें कितना रहेगा, तो इसमें रहेगा आपको 50 से 60% के आसपास में, या 65% कुछ भी कर लीजिए, लेकिन इससे कम रहता है। और इसमें कितना रहेगा, तो आपको 30 से लेकर के 60% के आसपास में इसको आपको क्या रहेगा, तो पिटवा कोयला में आपको रहेगा। ठीक है, अब देखिएगा अगर हम बात कर देते हैं लोहा की, ठीक है, जैसे में लोहा अब आ गया, तो लोहा की अगर हम बात कर देते हैं तो समझिएगा लोहा में पहले, ठीक है, एक होता है क्या, ढलवा लोहा, ठीक है, और एक होता है क्या, पिटवा लोहा। ठीक है, पिटवा लोहा, तो देखिएगा पिटवा लोहा की अगर बात करते हैं तो इसमें जैसे में कोयला था, तो कोयला में कोई किसी भी चीज को जलाने के लिए कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी तो वो अब बढ़िया बात है। अब लोहा में कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी तो वो बढ़िया बात है, तो कहेगी ना बढ़िया बात तो नहीं है। तो अब देखिएगा पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा होती है, कम होती है, जिसमें कार्बन की मात्रा कम होगी वो बढ़िया बात है कि बढ़िया लोहा हुआ है। तो पिटवा लोहा की अगर बात करते हैं तो पिटवा लोहा में 0.12% से लेकर के 0.25% तक आपको क्या होगा, तो लोहा मिलेगा। ठीक है, सॉरी कार्बन मिलेगा, तो इसलिए अच्छी बात है। लेकिन ढलवा लोहा में वही आपको कितना मिलेगा, 2 से 2.5% तक आपको क्या मिलेगा, कार्बन की मात्रा मिलती है। क्या मिलती है, कार्बन की मात्रा। और वही अगर इस्पात की अगर हम बात कर देते हैं, इस्पात की, तो इस्पात में पता है ये दोनों के बीच वाला में, तो ये दोनों के बीच वाला हम कर देते हैं यहीं पे, इधर आ भाई। इस्पात में कितना शेयर हो जाएगा, तो लगभग कह सकते हैं इसको कि 1 से लेकर के 1.5% के आसपास में, 2 भी कर लीजिएगा तो कोनो दिक्कत है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। ये इतना इसमें क्या होती है, तो कार्बन की मात्रा होती है। भेजा में घुस गया, चलिए, तो बढ़िया किस्म का आपको लोहा कौन सा मिल गया, तो कहे कि बढ़िया किस्म का, तो जिसमें कार्बन की मात्रा कम होगी वो आपको बढ़िया लोहा होगा। तो पिटवा लोहा आपका क्या है, तो बढ़िया लोहा है। खराब लोहा कौन है, तो ये ढलवा लोहा है, सबसे घटिया लोहा है। समझ में आ गया? चलिए, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा जी, देखिएगा लोहा का शुद्ध रूप क्या है, तो कौन सा हो जाएगा, पिटवा लोहा हो जाएगा ना। समझ में आ गया? कंफ्यूज इसीलिए हमने एक जगह लिख दिया। ठीक है, चलिए आगे, तो ढलवा लोहा तो घटिया लोहा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, साबुन सोडियम सॉल्ट है। अब देखिएगा इस चीज को पहले समझिएगा, साबुन को, जैसे मैं आप तो डेली नहाते होंगे, उनसे मिलने वगैरह जाते होंगे, तब पूरा एकदम चपोत लेते होंगे साबुन, ठीक है ना। अब तो कई लोग जानते हैं साबुन वो नहीं लगाते हैं, फेस वॉश पता ना आ गया है एक ठो। तो खैर, पहले चेहरा जानते हैं कब चमकता है, जब आपके पास में कुछ काबिलियत है तभी भी चेहरा चमकेगा। बहुते बहुते ज्यादा गोर हैं या बहुते ज्यादा आप क्या कह सकते हैं, लेकिन आपके पास में कुछ नहीं है ना, तो आपको लोग नहीं पूछेंगे। ठीक है, बाकी तो समझदार आप हैं ही, हर चीज को थोड़े नहीं हमको बताना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं, अगले पे चलते हैं। जैसे दिमाग बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी इंसान को चलने के लिए, कोई भी जैसे मशीन है, तो आप मशीन को चलने के लिए दिमाग काफी ज्यादा जरूरी होता है। हैंडल कैसे होगा? ठीक है, चलिए देखिए आगे क्या बोला गया है कि साबुन की अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, साबुन, ठीक है, साबुन की अगर बात करते हैं तो ये हाईली फैटी एसिड होता है। अच्छा, ये क्या आपने भाई लिख दिया क्या, ये हाईली फैटी एसिड होता है एक इसका, तो ये सोडियम का लवण होता है। ठीक है, सोडियम का क्या होता है, तो लवण होता है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है, हम बताते हैं। जैसे में हाईली फैटी एसिड, तो अंग्रेजी तो है, तो हिंदी में तो पता ही होगा कि यानी उच्च बसीय अम्ल होता है। अब आपके दिमाग में उठेगा कि अच्छा ये उच्च बसीय अम्ल क्या होता है भैया, ये उच्च बसीय अम्ल, इतना तो आप समझ गए ना कि ये बसीय अम्ल है, यानी बसा बसा फैट जिसको आप बोलते हैं, फैट, चर्बिया नहीं जाता है कुछ बैठल बैठल आदमी खा खा करके, उसी की बात कर रहे हैं। लेडीज लोग ज्यादा मोटा हो जाती है, बहुत जल्दी ये मोटा हो जाती है, चर्बी उनको ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा उसी वही वाला फैट की बात किया जा रहा है, तो वही फैटी एसिड, यानी वो कैसा फैटी एसिड, हाईली यानी उच्च है। तो अच्छा आपके दिमाग में उठेगा कि अच्छा इसका निर्माण आखिर कहाँ पे होता होगा भाई, आप हाईली कर रहे हैं, हम लोग में भी यानी मर्द में भी हो जाता है, लेडीज में भी हो जाता है चर्बी वगैरह, उसी को तो आप बसा बोल रहे थे कि हाँ हाँ, तो उसका ये वाला हाईली कहाँ से हमको आएगा, तो पता है ये कहाँ से आता है, या तो या वनस्पति से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, या किसी पशु से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये दो चीजें से आप क्या कर सकते हैं, ये हाईली फैटी एसिड को प्राप्त करते हैं। फिर आपके दिमाग में उठेगा कि अच्छा ठीक है, तो हाईली फैटी एसिड कौन कौन है, तो देखिएगा बढ़िया से लिख रहे हैं तो चीजों को समझते चलिएगा। यहाँ ऊपर में कर लेते, बहुत तंग करता है भाई। ठीक है, चलिए, ओहो, चलिए
देखिएगा अगर बात करते हैं पामीटिक एसिड, ठीक है, पामीटिक एसिड की अगर बात करते हैं तो ये आपका उच्च बसीय एसिड है। फिर अगर बात करते हैं तो क्या आपको हो जाएगा, तो अस्टीरिक अम्ल यानी एसिड आप कर लीजिए इसको। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, तो आइलेरिक, ठीक है, आइलेरिक, इसको करते हैं आइलेरिक एसिड। ये आइलेरिक एसिड की अगर बात करते हैं तो ये भी आपका क्या है, तो कहिए कि ये भी आपका उच्च बसीय एसिड है। समझ में आ गया, यानी उच्च बसीय अम्ल है। अब ये सब का जैसे हमने लिखा, अब समझ में आ गया ना, जैसे ही दिमाग में आएगा उस हम दिमाग में लगा लीजिएगा, ठीक है। अरे भाई ऐसे हो नहीं यार, चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा अगर हम बात करते हैं ये अस्टीरिक एसिड का, तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो C18 और H36 और O2 हो जाता है, ठीक है। तो जैसे में ये वाला से दुगना होता है, ठीक है, ये और ये वाला 2 यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये इसका क्या होता है, सूत्र होता है, ठीक है, ये स्टीरिक एसिड का। अब इस चीज को पहले समझिए कि साबुन बनता कैसे है, पहले चीजों को हम समझा लेते हैं। जैसे अब टॉपिक आया है, जब छिड़ गया है तो छिड़िए देते हैं अच्छा से, ठीक है, तो छेड़ लेते हैं। देखिएगा अब उच्च बसीय एसिड तो समझ में आ गया, तो कि हाँ भैया समझ में तो आ गया, यानी ये सब एसिड, यानी कुछ हो, ये सब एसिड में से, अरे भाई ये सब एसिड जो है ना, ये सब एसिड में से कुछ हो, पामीटिक एसिड ले लीजिए या तो स्टीरिक एसिड ले लीजिए या आइलेरिक एसिड ले लीजिए, कुछ हो ले लीजिए। लेकिन इसी में से सबसे प्रमुख की अगर बात करते हैं तो सबसे प्रमुख कौन होता है, स्टीरिक एसिड होता है, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें हाइड्रोजन की मात्रा काफी ज्यादा है, ठीक है, कार्बन की मात्रा भी काफी ज्यादा है, ठीक है, तो इसको ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिएगा हम इसको क्या करते हैं, हम बनाते हैं साबुन। अब देखिएगा हाईली फैटी एसिड को हम कुछ ले लिया, ठीक, कुछ भी ले सकते हैं, हाईली फैटी एसिड को ले लिया। अब हाईली फैटी एसिड को जब हम ले लेंगे, ठीक है, हाईली फैटी एसिड को ले लिया, फिर उसके बाद में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जब इसको संयोजित करवाते हैं ना, ठीक है, तो जब संयोजित करवाते हैं तो पता है क्या बनता है, साबुन बनता है, ठीक है, साबुन। और साबुन के साथ साथ में ग्लिसरॉल भी बनता है, ग्लिसरॉल भी बनता है। तो अब इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो इस प्रक्रिया को साबुनीकरण बोलते हैं, सल्फोनाइजेशन बोलते हैं, सल्फोनाइजेशन बोलते हैं, यानी साबुनीकरण बोलते हैं। अब देखिए साबुन बन गया आपका, समझ में आ गया कैसे बन गया। हाईली फैटी एसिड को अब क्या कीजिएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड को साबुनीकरण कीजिएगा तो साबुन और ग्लिसरॉल दोनों बन जाएगा, ठीक है। ये हाईली फैटी एसिड में कौन कौन आ गया, सो देख लीजिए, आपको पामीटिक एसिड आ गया, स्टीरिक एसिड आ गया, आइलेरिक एसिड आ गया, ठीक है। अब इसमें सबसे ज्यादा प्रमुख कौन होता है, तो स्टीरिक एसिड होता है, ठीक है। अब चलते हैं ऑप्शन पर, देखते हैं, चलिए ऑप्शन पर क्या कहा गया है, सो इधर आ जा भाई, चलिए ऑप्शन पर देखते हैं, ऑप्शन पे हमें क्या बोला गया है। देखिएगा अमाइल अल्कोहल, अल्कोहल कहीं पे है जी, सबको सब जगह तो एसिड था, खत्म, इसको कीजिए, काटिए बेदर्दी से। पिक्रिक एसिड को ही आप पामीटिक एसिड भी बोला जाता है, ठीक है, चलिए इसको रखते हैं अभी। अस्टीरिक एसिड, फिर है कार्बोनिकम, कार्बोनिकम है, इसको पहले तो काटिए, ठीक है। अब यही दोनों में से अब सबसे प्रमुख कौन सा है, तो अब ये भी मैंने बताया कि स्टीरिक, ये भी हो सकता है आंसर, ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, पिक्रिक एसिड भी हो सकता है, बट जब आपको स्टीरिक एसिड दिया गया है तो आप स्टीरिक एसिड भी लगाइए, समझ गए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, समझ गए। अगर ये ना रहता, दूसरा चीज रहता, स्टीरिक एसिड ना रहता, पामीटिक एसिड रहता, तो पामीटिक एसिड रहता और ये स्टीरिक एसिड नहीं रहता तो आप पामीटिक एसिड पर लगा देते, समझ में आ गया। चलिए आगे क्या बोला गया है कि पीतल एक मिश्र धातु है। अच्छा पीतल की अगर बात करते हैं तो जैसे में पीतल आता होगा ध्यान तो तुम पिताजी याद आ जाते होंगे, ठीक है, पिताजी। तो सिंपल सी बात है, तो पिताजी में क्या हो जाएगा, तो कॉपर हो जाएगा और जिंक हो जाएगा। तो कॉपर और जिंक, ये तो ऑप्शन नंबर 1 ही में लग रहा है जी। आगे देखते हैं, अगले पे चलते हैं, इसमें टाइम बिल्कुल नहीं लेना है। इनमें से कौन सी गैस है जो इनर्ट गैस नहीं है, इनर्ट गैस समझते हैं, जो 18वें ग्रुप वाला तत्व जो है ना, इसमें हमने याद करवाया था, कैसे याद करवाया था, हेने हेने आवा कारी, कारी समझ रहे हैं, कारी, ऐसे रहा, ये जिनॉन ऐसे रहा, ये रेडॉन हो गया, ठीक है, समझ गए हैं। अब देखिएगा ये हो गया हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन हो गया। ये रेडॉन जो है ना, रेडॉन की अगर बात कर लेते हैं, ये रेडॉन वायुमंडल में नहीं रहता है। कहाँ पे नहीं रहता है, तो कहिए कि वायुमंडल में ना रहता है भाई, काहे कि डॉन है तो डॉन वायुमंडल में रहेगा लेकिन ना रहेगा। और तो कहिए कि ये समन, तो कहिए कि ये सभी के सभी रहता है, ये सभी के सभी वायुमंडल में क्या करता है, रहता है। बट आपके दिमाग में उठेगा कि अच्छा
जब सभी के सभी रहता होगा तो इसमें से तो कोई ना कोई ज्यादा भी तो होता है, तो कि हाँ 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 वो है, तो वो कौन है सबसे ज्यादा मात्रा में, तो सबसे ज्यादा मात्रा में रहे वाला कौन है, तो कहिए कि ये है, कौन है, आर्गन है। कितना परसेंट भाई, कितना परसेंट, तो 0.93%। समझ में आ गया, भेजा में घुस रहा है कि नहीं, इस तरीके से पढ़ रहे हैं तो मजा आ रहा है कि नहीं, और कैसा लगता होगा सेशन भी बताइएगा, ठीक है। तो यही पूछा था हमको, इनर्ट गैस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस बोलते हैं। इनर्ट गैस इसको काहे बोलते हैं, किसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं सिवाय हीलियम के। हीलियम के कितने, 2 में इसको मन भर जाता है, बाकी सब में आपको अंतिम कक्षा में इसको 8 इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेंगे। एक आध को एग्जांपल ले लें, चलिए आर्गन का ले लेते हैं, ठीक है, आर्गन का ले लेते हैं। आर्गन का कितना होता है जी, 18 होता है। तो देखिएगा आर्गन के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं कि नहीं, 2 8 10 हो गया और 8 18, पूरा हो गया ना। अंतिम कक्षा यानी तीसरा कक्षा अंतिम कक्षा है, 8 इलेक्ट्रॉन भरल है, तो हाँ जी भरा हुआ तो है, सही बात है। चलिए तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, देखते हैं। इनर्ट गैस नहीं है, हीलियम है जी, देखिएगा हीलियम तो है, ये है जी, काम खत्म कीजिए। नियॉन है जी, अरे भैया तो दूसरे पे है, ठीक है। अब देखिएगा फ्रियॉन कहीं दिखाई दिया है जी, तो लेकिन नहीं, लेकिन जिनॉन दिखाई दिया है, ये वाला है जी, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फ्रियॉन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले पे, क्या बोला गया, क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन में क्रमशः। आसान क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन में पता है कि आयरन होता है, तो दूसरा का बार में आयरन है, ध्यान दीजिएगा, कर मिस्टेक ना कर लीजिएगा। तो ये कैल्शियम कोबाल्ट का तो काटिए, निकेलियम तो काटिए, ठीक है। और आयरन कहाँ पे, अरे 21 में है आयरन जी, काम खत्म कीजिए, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है। देखिएगा रेडियो एक्टिविटी की इकाई की अगर बात करते हैं तो देखिएगा रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्यूरी भी होता है, ठीक है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले कौन खोजे थे, तो यही हेनरी बेक्यूरेल खोजे थे, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो इकाई की अगर बात करते हैं तो वो कौन सा हो जाएगा, तो बेक्यूरेल हो जाएगा। ये भी होता है, बट अब जब दोनों दिया गया है तो आप यही लगाइए, बेक्यूरेल को लगाइए, ठीक है। ये क्यूरी भी आपको क्या होता है, ये रेडियो सक्रियता का यूनिट है। अगर बात करते हैं एक क्यूरी बराबर क्या होता है, तो कभी कभी आपका मान पूछा जा सकता है, तो एक क्यूरी बराबर 3.70 गुणे 10⁻7 विखंडन प्रति सेकेंड, यानी जो रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट होते हैं ये इतना जो होंगे, जो प्रति सेकेंड विखंडित होते हैं। क्यों विखंडित होते हैं, क्योंकि उनके नाभिक अनस्टेबल होते हैं, इसलिए वो विखंडित होते हैं। और जब अनस्टेबल होते हैं तो अल्फा बीटा और गामा निकलता है बाहर में। अल्फा जिसमें से आपको क्या है, तो पॉजिटिव है, बीटा जिसमें से आपको क्या है, तो कहिए कि नेगेटिव है, और गामा कहिए का ये तो थोथ है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, सख्त लौंडा है। कौन है, गामा, सख्त लौंडा, ठीक है। ये किसी के बहकावे में ना आने वाला है, सख्त लौंडा है, ठीक है, सख्त न्यूट्रल रहता है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए बीवर की बात करते हैं तो ये फ्लक्स का मात्रक हो जाता है। ये गॉस जो है ये आपका चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक होता है, ठीक है। तो ये तो पता होगा। अब देखिएगा गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक और कलर है जी, कल लिखल है डिसइंफेक्टेड, अच्छा ठीक है, समझ गए ना, की तरह उपयोग होता है। एंटीसेप्टिक मतलब कि सुरक्षा के लिए जिसको हम प्रयोग करते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं, तो सिंपल सा, जैसे में डॉक्टर वगैरह ही आप गए होंगे तो एंटीसेप्टिक के रूप में आपको जो देता है, जिसमें सुई वगैरह लगवाते हैं तो निकाल करके आपको लगाता ना, पहले रगड़ करके, तो देखते हैं वो नीला कलर का कुछ रहता है, ठीक है। तो यही वाला बोला गया है गहरा जामुनी, ऐसा ही दिखाई देता है, ठीक है। तो वो क्या रहता है, तो पोटेशियम आपको क्या रहता है, तो परमैग्नेट रहता है। क्या रहता है, तो पोटेशियम परमैग्नेट, ठीक है, परमैग्नेट, पोटेशियम परमैग्नेट KMnO4, यही आपको रहता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोला गया है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है। आप देखिएगा वनस्पति तेल है, ठीक है, वनस्पति तेल है, और जब वनस्पति तेल से हमको वनस्पति घी बनाना है, ठीक है, क्या बनाना है, तो उसमें हाइड्रोजन गैस को क्या किया जाता है, हाइड्रोजन गैस के हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं, और एक उत्प्रेरक के रूप में क्या करवाते हैं, तो उत्प्रेरक के रूप में आपको निकेल धातु का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तब हमको क्या बनता है, वनस्पति घी मिल जाता है, वनस्पति घी मिल जाता है, यही पूछा गया है। क्वेश्चन क्या बोला गया, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का, तो गैस एक ही वाला हाइड्रोजन गैस का ना प्रयोग करें। धातु पूछता तो निकल धातु हो जाता, समझ में आ गया।
क्वचित उसका उपयोग किस रूप में करते हैं, तो उसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं, तो कहे कि उत्प्रेरक के रूप में करते हैं निकल धातु का, ठीक है, हाइड्रोजन का। तो आप देख ही रहे हैं कि ये गैस है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कोयला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो देखिएगा कोयला पेय की अगर बात करते हैं तो कोयला पेय हम बोल रहे हैं भाई, अरे कोका कोला जो पीते हैं ना, ठीक है, तो कोका कोला जो आप पीते हैं तो उसमें जो पाया जाता है ये कोकेन पाया जाता है, ठीक है। ये कोकेन जो होता है इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में अगर बात करते हैं तो मानव मस्तिष्क पे कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, जैसे उसको प्रभावित करने के लिए किया जाता है ये कोकेन का प्रयोग। और इसमें आपको किस में मिलता है, ये कोकेन आपको कोका कोला जो पीते हैं ना उसमें आपको कोकेन मिलता है, ये स्वाद वगैरह बढ़ाता है, ठीक है, देखबे करते होंगे। अगर बात करते हैं किसी में अगर गैस की बात करते हैं तो कौन सा मिलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जो एकदम गलवा जलाते जाता ना है, गलवा एकदम पूरा, ठीक है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही ऐसा होता है। समझ में आ गया, ठीक है। अगर हम बात कर देते हैं इसमें चाय में, तो चाय में कौन सा होता है, तंबाकू की अगर बात करते हैं तंबाकू में कौन सा होता है, तो तंबाकू में आपको क्या होता है, तो तंबाकू में आपको निकोटीन, निकोटीन। कॉफी की अगर बात करते हैं तो कॉफी में आपको क्या हो जाएगा, तो कॉफी में कैफीन, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए यहाँ तक आंसर हो गया। चाय के बारे में आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि चाय में कौन सा पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला गया है कि चक्रण क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिएगा ये सब टॉपिक जो है ना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जानते हैं ये सब बच्चा नहीं पढ़ेगा, उसको चाहिए खाली ये साई मात्रा का रट्टे वाला चाहिए, इसका न्यूटन का द्वितीय नियम तृतीय नियम, बस यही उसको चाहिए, तो चाहिए इसका ये होता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं, देखिएगा अगर हम बात करते हैं क्वांटम, और यहाँ से हम बताते हैं, सीख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसका तो काफी लंबा क्लास लगेगा। कम से कम अगर हम इसको लेना चाहेंगे तो कम से कम था 45 मिनट का लगभग ये क्लास है। बस हम थोड़ा सा शॉर्ट इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं। QUANTUM क्वांटम नंबर की अगर बात कर देते हैं तो क्वांटम नंबर कितने तरह के होते हैं, तो कहिए कि 4 तरह के होते हैं, कहिए कि अच्छा बात है। तो पहला कौन सा होता है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको मुख्य क्वांटम संख्या भी बोलते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या। कई लोग जानते हैं एकदम सख्त हिंदी, मतलब कि क्या बोलते हैं, अरे उसको क्या बोलते हैं भाई, कट्टर हिंदी होते हैं, एकदम अंग्रेजी को देखना नहीं चाहते हैं। तो ध्यान से वहां जानते हैं अंग्रेजी में क्या करेगा एग्जाम में, यहाँ डायरेक्ट वैसे ही लिख देगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम नंबर ना लिख करके हिंदी वैसे ही लिख देगा हिंदी में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तब का कीजिएगा, या लिख देगा चक्रण क्वांटम संख्या या स्पाइन क्वांटम संख्या लिख देगा, तब का कीजिएगा, और उसे करता भी है, ठीक है। एक होता है एजीमुथल, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर लिख दिया, इसको बोलते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या, ये हिंदी में बोलते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या, ठीक है। अगर इसको दिगंशी ना लिख करके इसको लिख दिया, या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। अभी दिगंशी ना लिख करके ये लिख दिया, तक कीजिएगा, कुछ कर पाइएगा जी नहीं ना, तब इसीलिए दोनों को रखिए ध्यान में, ठीक है। चलिए तीसरा की अगर बात कर देते हैं तो तीसरा कौन सा हो जाएगा जी, तीसरा की अगर बात बोलते हैं तो मैग्नेटिक हो जाएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, क्वांटम नंबर। और चौथा कौन सा हो जाएगा, तो स्पाइन क्वांटम नंबर, ठीक है। ये 4 हो गया। अब इस चारों को बताते हैं संकेत, ठीक है। देखिएगा संकेत की अगर बात कर देते हैं तो इसको एन से सूचित करता है, इसको एल से, और इसको मैग्नेटिक है ना तो इसको एम से और इसको एस से, ठीक है। अगर बात कर देते हैं ये ऑर्बिटल को बताता है, किसको ये सॉरी ये सेल को बताता है, किसको बताता है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको बताता है, तो सेल की जानकारी देता है, ठीक है। अगर ये एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात करते हैं तो ये सबसेल की जानकारी देता है, ठीक है, ये सबसेल की जानकारी देता है, ठीक है, सबसेल की जानकारी, ठीक है। अगर ये बताते हैं तो ये ऑर्बिटल की जानकारी, ठीक है, ये किसकी, ऑर्बिटल की। और जैसे में ये ऑर्बिटल है ऐसे, अब ये ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एगो ऐसे रहता है एगो ऐसे रहता है, यानी एगो उल्टा, दोनों एक दूसरे के उल्टा घूमेगा, यानी एगो अगर ऐसे घूम रहा है तो एगो उसके विपरीत घूमेगा, ठीक है। यानी हुंड के नियम में ये वाला पढ़े थे ना जी कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, जो पहले तो सिद्ध में भर लेगा एक, जैसे में ये 2 गो ऑर्बिट 3 गो ऑर्बिटल है, ठीक है। और आपके पास में मान लीजिए कि आपको क्या भरना है, तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपको 5 गो इलेक्ट्रॉन भरना है, ठीक है, 5 गो इलेक्ट्रॉन भरना है, तो कैसे भरते थे, याद कुछ आ रहा है,
तो ऐसे ही भरते थे ना जी, कि पहले सभी में ऐसे ऐसे भर लेंगे, ठीक है, और बचेगा तो दूगो, अब ये दूसरे के विपरीत से रहेंगे बस, और बाकी फिर एक खाली रह जाएगा। ऐसे तो भराता था ना, समझ में आ गया। चलिए, ऐसा नहीं भर दीजिएगा कि ये वाला ऐसे कर करके, ऐसा करके इसको भी ऐसे कर दीजिए, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा ऐसे, ठीक है, क्योंकि एगो जो होते हैं तो अगर क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो एगो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। इसका 1/2 और +1/2 और -1/2 कहने का मतलब ये ना समझ लीजिएगा कि माइनस में होता है। अरे भैया ना ना ना, लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है। एक मिनट रुक जाइएगा, सही कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा, ये वाला हमने और वाइटल जो हम एकरे में हमने लिख दिया है, सब सही है, बट हमने क्या किया है, थोड़ा सा जैसे में झका हुआ था ना, तो दिखाई नहीं पड़ रहा था। सब सही है, ऐसा नहीं कि कुछ गलत लिखा हुआ है, लिख देते हैं, ठीक है। एक तो भाई ऐसे हो नहीं रहा, देखिएगा, सब सही है, कोई गलती नहीं है इसमें। भाई हो नहीं यार, बड़ा तंग करता है। ना होगा भाई, बड़ा तंग करता है भाई। कोई बात ना भाई, जितना परेशान करना है कर लो। इतना जानते हैं कि जो सहता है वही रहता है, सह रहे हैं, चलो हो गया भाई। अरे यार, ना हो रहा है भाई। चलिए इसी में बताने की कोशिश करते हैं, क्या करेंगे, कैसे बताएं इका। मैं चलिए इसी में बताने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, ये या में था ना, तो या वाला लिखा गया इधर, सब कुछ सही है, गलत कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा, वो दोनों सब सही है। क्या ये जैसे में ये है एजीमुथल क्वांटम नंबर को किससे, एल से, अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एम से, तो यहीं पे हमने लिख दिया था, ठीक है, क्योंकि झका हुआ था, और स्पाइन क्वांटम नंबर को एस से, कोई दिक्कत तो नहीं है। और यही तो हम बता रहे थे कि ये जो ऑर्बिटल है, ये किसकी, ये ऑर्बिटल है। अब ये ऑर्बिटल में जैसे में दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो एगो ऐसे रहेंगे और एगो ऐसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे, ठीक है, एगो ऐसे रहेंगे, एगो ऐसे रहेंगे। इसको कहने का मतलब क्या हो गया, एगो अगर क्लॉकवाइज में है, एगो क्लॉकवाइज में है, तो एगो एंटी क्लॉकवाइज में होगा, ठीक है। इसको कहने का मतलब हमने क्या लिखा कि क्लॉकवाइज, ठीक है। इसको कहने का मतलब क्या हो गया, क्लॉकवाइज, और ये वाला कहने का मतलब हो गया तो एंटी क्लॉक वाइज। समझ में आ गया। तो चलिए, ये हुंड का नियम में तो यही जानते होगा ना, कि जिसमें अब ये ऑर्बिटल है, तो ऑर्बिटल में क्या होगा कि पहले कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन भराएगा, तो अभी बतेबे किए, ठीक है। चलिए, इसको क्या बोलते हैं, हिंदी भी लिख दे का, यहाँ पे हिंदी तो लिख देगा। ये मैग्नेटिक तो आपको पता हो जाएगा, मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या, इतना तो पता होगा, चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है, क्वांटम संख्या। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, इसकी स्पाइन मतलब कि चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रम क्वांटम संख्या। ये लड़के को काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, 90% लड़कन को कुछ बुझावे नहीं करता है, और आपको जब बुझा लगेगा ना, तो आप आगे पार हो जाइएगा उस सबन से। एक बार फिर से देख लीजिएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की अगर बात करते हैं, तो ये किसकी जानकारी देता है, सेल की, इलेक्ट्रॉन को कौन से सेल में है उसकी ऊर्जा की भी जानकारी देता है। ये कौन देता है, तो ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। फिर अगर बात करते हैं सेल की आकार की भी जानकारी यही देता है, ठीक है, कौन, आपको ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही देगा, ठीक है। और सब सेल जैसे में आप जानते हैं ना, एस, पी, डी और एफ, ये क्या होता है, तो ये आपका सब सेल होता है, ठीक है, सब सेल होता है, ठीक है। इसमें और भी बताना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही है। तो ये सब सेल की जानकारी देता है। और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की अगर बात कर देते हैं, तो देखिए इसको, ये वाला नीचे वाला में था ना, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया, ये अभिविन्यास को बताता है। जैसे में अगर हम बात कर देते हैं कि एस, पी, डी, एफ जो है, जैसे में अब जैसे में हम यहाँ पे ठीक है लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हम बता देते हैं अभिविन्यास की बार। जैसे में देखिएगा, ये एस है, पी है, ये डी है और ये एफ है। ये इसका आकार कैसा होगा, तो सर्किल होगा। ये होगा तो इसका डंबल होगा। अगर ये डी का जो है, ये डी है, ये डी सबसेल है, इसका आकार कैसा होता है, तो इसका आकार डबल डंबल होता है। और इसका क्या होता है, तो इसका कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये सभी आकार भी इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा आपको पूछा जा सकता है, ये सब जब एग्जाम में पूछेंगे ना, तब ये हम दावे के साथ कहते हैं ना कि एकदम 95% लड़कन लोग हड़ जाएंगे, होता है ना एकदम लोग हड़ गए, पते नहीं चल रही, वही वाला काम हो जाता है, ठीक है। और ये आपको पता चल गया स्पाइन क्वांटम नंबर, चक्रण
क्वांटम संख्या, समझ गया, समझ में आ गया ना। तो अब देखिएगा चक्रण क्वांटम संख्या यानी एक ऑर्बिटल जो है ये आपका क्या है, तो ऑर्बिटल है। तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मैक्सिमम आपको दो गो देखबे कि एगो एंटी क्लॉक में एगो क्लॉक वाइज, दोनों एगो एंटी क्लॉक एगो क्लॉक वाइज में, यानी दो गो रह सकते हैं ये स्पैन क्वांटम नंबर। यही बतिया तो पूछा है जी कि चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान होते हैं, दो गो। समझ में आ गया। तो यहीं तक था। तो वीडियो कैसा लगता होगा, देखिएगा हम वैसा नहीं कर रहे हैं कि आकर के ऐसे खाली लटका दे रहे हैं, मार दे रहे हैं, चलो जी आंसर ये होगा। हम जितना मेहनत कर रहे हैं उतना जितना इनपुट दे रहे हैं उतना आउटपुट नहीं मिल पा रहा है। कैसा लगता होगा सेशन जरूर बताइएगा। अगर कुछ सुधार की आवश्यकता होगी तो बताइएगा, ठीक है। और सिर्फ आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। उन तुतलियों के फेर में बिल्कुल भी नहीं रहना है, कुछ नहीं होने जाना है। आप समझते हैं, आपके पास सेट करियर होगा तब आपके पास वो रहेंगे, सेट करियर ना होगा लात मारेंगे और निकल जाएंगे, क्योंकि हर कोई अपने से बेस्ट चाहता है और आप उनकी गलती भी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप मैच्योर लड़का आप हैं तो, अगर मैच्योर नहीं है तब तो कोई बात नहीं है, ठीक है। किसी को हम क्या कह सकते हैं, मैच्योरिटी अब सबसे पहले इंसान में होना चाहिए। तो कैसा लगता होगा जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर हो सके तो सेशन को शेयर वगैरह करिएगा, कोई अपने जो जान पहचान के होंगे, जो आपको लगता हो कि नहीं भाई इस वीडियो से हमें फ़ायदा मिल रहा हो। अगर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं भी आपकी इच्छा है, लेकिन लाइक वगैरह कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। थोड़ा हमें भी लगता है कि चलो भाई जो हम बता रहे हैं लोगों को फ़ायदा कर रहा है, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, जय मगध, जय बिहार।